कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय उसके साथ लंच करेगा, ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम मुझे खाना भी नहीं खिलाओगी। खाना तो कोई भी किसी को खिला सकता है, तो इसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सृष्टि थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली। लेकिन आप मेरे साथ क्यों खाना खाएंगे? आप तो बॉस हैं यहाँ के और आपके लिए तो स्पेशल फूड सर्विसेज है यहाँ पर, तो आपको मेरे साथ ही क्यों खाना खाना है? प्रलय तुरंत बोला, अभी अभी तो बताया मैंने तुम्हें कि मुझे अपनी बीबी के हाथों का खाना खाना है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी बीबी खाना कैसा बनाती है। शादी के बाद मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा या फिर मुझे रोमांस से ही पेट भरना होगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने उस पर से नजरें हटा ली और बोली, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। प्रलय बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, मैं तो सिर्फ रोमांस की बातें कर रहा हूँ, तब तुम्हारा क्या हाल होगा जाना। सब मैं सच में तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा, तुम्हें परेशान करूँगा। सृष्टि ने उसे धक्का दिया और बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा, ये सब बातें मत किया कीजिए, मुझे नहीं अच्छी लगती। प्रलय ने वापस उसे कमर से पकड़ा और बोला, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है ना, और मैं तो ये बातें ऐसे ही करूँगा। पहले अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने हाथों से खिला रही हो या फिर मुझे तुम्हारा टिफ़िन लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि टेस्टी सा खाना तुम मुझे अपने टेस्टी टेस्टी हाथे से खिलाओ। प्रलय की बातें सुनकर सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या ही करे। उसके टिफ़िन में सिर्फ एक पराठा और सॉस का पाउच था। अपना टिफ़िन प्रलय को दिखाने में भी सृष्टि को शर्म आ रही थी। वो बहाना बनाते हुए बोली, देखिए, मैं अपने टिफ़िन में सिर्फ अपने लिए खाना लाती हूँ। अगर मैं आपको वो खाना खिला दूँगी तो मैं खुद क्या खाऊँगी, और मुझे बहुत भूख लगती है। मैं अपना खाना आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आपको जो खाना है जाकर आप अपने ऑफिस के कैंटीन में खाइए, जहाँ पर आपको आपके पसंद का खाना मिल जाएगा। मेरे हाथों का खाना न मैं आपको खिलाना चाहती हूँ और ना ही मुझे इस सब फालतू की बातों में इंटरेस्ट है। अब जाइए यहाँ से। प्रलय को सृष्टि की बातों पर हैरानी हो रही थी। अगर वो उससे कहता कि मेरे साथ लंच डेट पर चलो, तो सृष्टि इस तरह से मना करती तो वो समझ सकता था, लेकिन अपना टिफ़िन उसके साथ शेयर करने में सृष्टि को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक उसने सृष्टि को समझा था, उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि सृष्टि किसी को खाना खिलाने से मना कर सकती है। उसे समझ आने लगा कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने अपनी नज़रें कैबिनेट की तरफ डाली तो वहीं सामने सृष्टि का टिफ़िन रखा था। उसने सृष्टि की कमर को छोड़ा और कैबिनेट की तरफ बढ़कर उसका टिफ़िन वहाँ से उठाया तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत प्रलय के पास आई और उसके हाथों से अपना टिफ़िन लेते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती है क्या मिस्टर राणा? आपसे एक बार कह दिया, मुझे आपके साथ अपना खाना शेयर नहीं करना तो नहीं करना। क्यों बार बार ज़बरदस्ती कर रहे हैं? हर बार आपको ये ज़बरदस्ती का बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब जाइए यहाँ से। बॉस हैं मेरे आप, लेकिन आपकी हरकतें कहीं से भी बॉस वाली नहीं है। प्रलय ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हो गया जितना बोलना था, अब टिफ़िन छोड़ो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद सर्द हो गई थी और उस सर्द आवाज़ को सुनकर ही सृष्टि के हाथ से टिफ़िन से हट चुके थे। प्रलय ने सृष्टि का टिफ़िन टेबल पर रखा और उसे खोला तो पहली डिब्बी खाली देखकर उसके चेहरे पर हैरानी सी छलक रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। उसने दूसरी डिब्बी खोली तो उसमें एक छोटा सा रैपर था, जिसका मतलब था कि उसमें रोटी पैक है। उसने उसे खोला तो सिर्फ एक छोटी सी बाटी उसमें देखकर उसकी भौहें इकट्ठे हो गई और तीसरी डिब्बी खोलकर जब उसने वो सॉस का पाउच देखा तो गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। उसने सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा, जो अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। प्रलय के एक्सप्रेशंस गुस्से से भरे हुए थे और आंखों में लाली छाई हुई थी। दिल तकलीफ से कांप रहा था और गुस्से से मुट्ठियां कस रही थी। वो सृष्टि की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा तो सृष्टि पीछे की तरफ होने लगी। प्रलय जब नहीं रुका तो सृष्टि पीछे दीवार से लग गई और अपना सिर झुकाए खड़ी रही।
प्रलय उसे देखता हुआ थोड़े दर्द में बोला, सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सृष्टि के पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि उसने नाश्ते में कुछ खाया ही नहीं था। वो एकदम चुप रह गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। प्रलय इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा नाश्ते में क्या खाया था तुमने? सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, चाय पी थी। जिस लड़की के कदमों में वो जन्नत रखना चाहता था, वो लड़की एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खा पा रही थी। ये सोच ही उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो सृष्टि तुरंत उसके पास आई और बोली, देखिए मिस्टर राणा, शायद आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, मुझे भूख कम लगती है तो। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। सृष्टि के हाथ उसके सीने पर आ गए और चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गया। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें मेरी शक्ल पर कहीं पागल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो बताओ मुझे, अपना चेहरा ही मिटा दूंगा मैं। तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख कम लगती है, इंसान हो या नहीं तुम? मुझे तो इंसान ही लग रही हो, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम रहती हो ना, वो जानवर से कम नहीं है। ये बात तो मैं बहुत पहले से ही जानता था। सृष्टि उसे समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से सिर्फ इतना ही खाना लाई हूँ। मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। मेरा ये भी खाने का मन नहीं है, मैं तो ये भी नहीं खाने वाली थी। प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सृष्टि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय को यकीन भी क्यों दिलाना चाहती है। उसे खुद प्रलय के गुस्से से बहुत फर्क पड़ रहा था। प्रलय के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए और वो थोड़ी डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मतलब तुम्हें ये नहीं खाना? तुम इसे वापस लेकर जाने वाली थी, है ना? सृष्टि ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, लेकिन अब तुम्हें ये खाना वापस लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मुझे ये खाना अपने हाथों से खिलाओगी। जैसे इसे तुम खाने वाली थी, अब इसे बिल्कुल वैसे मैं खाऊंगा। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ने उसे कमर से थामकर हल्का सा लिफ्ट किया और उसे अपने साथ अपनी चेयर तक लेकर गया। सृष्टि उसकी इस हरकत पर हैरान थी। प्रलय उसे चेयर के पास लेकर आया और खुद चेयर पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इस बार सृष्टि उसकी गोद के ऊपर की तरफ उठती, उससे पहले ही प्रलय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। सृष्टि उसकी तरफ देखने लगी। उसकी धड़कनों ने शोर मचा रखा था। वहीं प्रलय की नज़रें उसकी आंखों पर और उसके उन लाल होते हुए गालों पर ठहरी थी, जहां पर शर्म की एक लाली अपनी जगह बनाती जा रही थी। उसकी उंगलियां जब सृष्टि की पीठ पर हल्की सी चली तो सृष्टि झुककर प्रलय के ही सीने में सिमटने लगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, आज मैं मेरी यूनिवर्स के हाथों से इस दुनिया का सबसे टेस्टी खाना खाने वाला हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके पेट पर चिगोटी काट दी। सृष्टि ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। प्रलय की इस हरकत पर उसे गुस्सा भी आता था और पता नहीं क्यों जब वो अकेले में उसकी इन हरकतों को याद करती तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी तैर जाती। वो दर्द से करा कर बोली, क्या है? अब अगर तुमने मुझे ये खाना खिलाने में ज़रा सा भी ना नुकुर किया ना, तो इस बार मैं तुम्हारे पेट पर ये चिकोटी अपने हाथों से नहीं काटूंगा, बल्कि। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। सृष्टि की पलकें फड़फड़ाने लगी और चिरघा हल्का सा नीचे की तरफ झुक गया। प्रलय ने उसकी ठोड़ी को नीचे 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर बड़ी हिम्मतभोसी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। सृष्टि ने गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और बोली, खाना आपको पसंद नहीं आएगा? प्रलय ने पूछा, ये बनाया तुमने है ना? सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रलय बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, जाना, तुम तो जहर भी खिला दो तो मैं खुशी से खा लूँ, ये तो फिर भी खाना है। अब जल्दी करो, वरना कहीं मेरा मूड इस खाने की जगह तुम्हें खाने को ना हो जाए। और सोचो, अगर मैंने तुम्हें खाना शुरू किया तो शुरुआत कहाँ से करूँगा? जैसे ही उसने इतना बोला, उसने तुरंत अपने टिफिन में से वो पराठा उठाया और उस पर अच्छे से केचप लगाकर उसका रोल बनाया और प्रलय के होठों की तरफ बढ़ा दिया।
प्रलय ने उसके नाजुक से हाथ पर अपना हाथ रखा और उस रोल को सृष्टि के होठों की तरफ बढ़ा दिया। प्रलय उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अगर इसे अपने होठों से छू लो तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। सृष्टि के चेहरे पर मंद मंद सी मुस्कुराहट आने लगी। भले ही वो जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन उसके दिल में प्रलय ने हलचल तो मचानी शुरू कर ही दी थी। उसने हल्का सा अपने होठों को खोला और उस रोल को ना सिर्फ अपने होठों से छुआ बल्कि उसकी एक बाइट भी खा ली। तो प्रलय के लिए तो जैसे वो रोल इस दुनिया का सबसे टेस्टी रोल हो गया। उसने अब बड़े ही शौक से उस रोल को खाना शुरू कर दिया। सृष्टि एक तक उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। प्रलय का वो अट्रैक्टिव सा चेहरा और उस पर प्रलय का अंदाज दोनों ही बहुत ज़्यादा कातिलाना थे। प्रलय ने उस पूरे रोल को ख़त्म कर दिया और फिर सृष्टि के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र सृष्टि के होठों पर टिकी थी, लेकिन सृष्टि को नहीं पता था कि वो क्यों उसके होठों की तरफ देख रहा है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन थोड़ी सॉस कम थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सॉस कम क्यों थी। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के होठों के पास हल्का सा टैप किया तो सृष्टि तुरंत अपनी उंगली को अपने होठों की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन प्रलय ने उसके हाथ को रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जब रोल मैंने ख़त्म किया है तो इस सॉस को भी तो मैं ही ख़त्म करूँगा। ये बोलकर वो अपने चेहरे को सृष्टि के चेहरे की तरफ ले जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर फिर वो पीछे हुआ और अपनी उंगली पर उस सॉस को उठा लिया। वो बस गहरी गहरी सांसें लेती देखती रह गई और प्रलय मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ। सृष्टि के एक्सप्रेशंस देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो मैंने अभी तक सिर्फ सॉस को टेस्ट किया है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे इन। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकदम से होश में आई और प्रलय के कंधे पर अपना हाथ मारकर जल्दी से उसकी गोद से उठी और बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, और आप ये सब क्या हरकतें हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? ये बोलते हुए वो अपनी नज़रें तक प्रलय से नहीं मिला पा रही थी। उसकी हड़बड़ाहट देखकर प्रलय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने एक बार फिर से सृष्टि को अपनी गोद में खींचा और बोला, यूनिवर्स, ये तो गलत बात है, मैंने अकेले तो कुछ नहीं किया, तुम भी तो मेरा साथ दे रही थी। सृष्टि हैरानी से बोली, मैंने कब आपका साथ दिया? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम भूल गई, जब मैंने उस सॉस को ख़त्म किया तो तुमने खुद मुझे कसकर जकड़ लिया था। अब मुझे तो यही लगा ना कि तुम मुझे खुद से दूर करना ही नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रलय अब सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और ये तुम बार बार मेरी गोद में क्यों बैठी हो? उठो, इतनी भारी हो, तुम्हें पता है तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी गोद से उठी नहीं बल्कि उसे गुस्से में देखते हुए बोली, अच्छा, मैं ज़बरदस्ती आपके गोद में बैठी हूँ? मैं भारी हूँ और आप क्या हैं? आप हैं वो जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। पता नहीं मुझे क्या ही समझ रखा है आपने, बार बार अपने साथ चिपका लेते हैं। प्रलय भी मुँह बनाते हुए बोला, ओह रियली, मैं तुम्हें अपने साथ चिपकाता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम हो जो बार बार मुझसे आकर चिपक जाती हो। सृष्टि गुस्से से बोली, अच्छा तो मैं चिपकती हूँ आपसे? तो ठीक है, अब मैं यूं ही चिपक कर रहूँगी आपसे, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे खुद से दूर करते हैं। प्रलय तुरंत बोला, ऐसे कैसे? मुझसे चिपक कर रहोगी तुम? 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें खुद से दूर करने में। सृष्टि भी जल्दी से बोली, अच्छा ऐसा है तो फिर करके दिखाइए मुझे खुद से दूर। प्रलय उसे खुद से बहस करते देख मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। उसका हाथ सृष्टि के पीठ की तरफ था जहां उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था और उस फ़ोन पर वो कोई मैसेज टाइप कर रहा था। सृष्टि इन सब चीज़ों से बेपरवाह बस प्रलय से बहस करने में लगी हुई थी। तभी कुछ पलों बाद केबिन का दरवाज़ा खुला तो सृष्टि एकदम से चुप हो गई और तुरंत प्रलय की गोद से उठने लगी। उसने सामने की तरफ देखा तो एक पियोन खड़ा था। पियोन को देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। वो जिस तरह से प्रलय की गोद में थी वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस तरह से देखे, लेकिन प्रलय ने उसे अपनी गोद से उठने ही नहीं दिया बल्कि वो पियोन चुपचाप अंदर की तरफ आया और टेबल पर खाना लगाकर चला गया। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगी। वो बोली, ये सब क्या है? ये खाना आपने कब ऑर्डर किया? सृष्टि के सवाल पर प्रलय मुस्कुराया और बोला,
तब जब तुम मुझसे बहस करने में लगी थी। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, मैं कोई बहस नहीं करती आपसे। प्रलय भी जल्दी से बोला, तो और क्या करती हो? प्यार? प्यार शब्द सुनकर ही सृष्टि का दिल धक सा रह गया। उसने अपना चेहरा झुका लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो ना नहीं कर पाई, और हाँ तो शायद अभी तक दूर दूर से कहीं नहीं थी। प्रलय ने उसे कमर से पकड़कर हल्का सा घुमाया तो अब सृष्टि उसके दूसरे घुटने की तरफ आ गई। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई बॉल नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से घुमाते हो। प्रलय बड़े ही प्यार से बोला, लेकिन मेरा बच्चा तो हो, और अपने बच्चे को मैं अपनी गोद में जैसी मर्जी घुमाऊं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गोद में नहीं लूँगा, सीधे बेड पर ले जाऊँगा। सृष्टि हंसी और बोली, इस केबिन में कोई बेड नहीं है। प्रलय उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला, मतलब अगर बेड होता तो तुम मेरे साथ बेड पर चल सकती थी। सृष्टि का मुंह एकदम से बंद हो गया। उसकी बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। प्रलय उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसा और बोला, वैसे यहाँ पर बेड नहीं है, लेकिन मेरे केबिन में है, तुम कहो तो वहाँ पर। सृष्टि गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए अपनी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और ये खाना आपने किस लिए मंगवाया है? मुझे नहीं खाना, मेरा खाना तो आप खा गए। अब आपका पेट भर गया होगा तो आप जाइए यहाँ से। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपना चेहरा घुमा लिया था। प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर बोला, किसने कहा तुमसे मेरा पेट भर गया जाना? उसका जाना सुनकर सृष्टि का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरा नाम आप बार बार भूल जाते हैं क्या? प्रलय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सामने होती हो तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ, तुम नाम की बात करती हो। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर अपनी पलकें हल्के से झुका ली। वो जो बात भी कहती थी, प्रलय उसका जवाब ही ऐसा देता था कि वो प्रलय की नज़रों की तपिश बर्दाश्त कर ही ना पाए। सृष्टि को चुप देखकर प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा पेट तब भरेगा जाना जब तुम्हारा पेट भरेगा, और तुम्हारा पेट तब भरेगा जब इस छुटकू से पेट को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के पेट पर चिकोटी काट ली। सृष्टि गुस्से से बोली, ये बार बार चिकोटी क्यों काटते हैं आप, और कोई काम नहीं है क्या आपको? प्रलय तुरंत बोला, है ना, क्यों ना अपनी जाना को अपने हाथों से खाना खिलाए। ये बोलते हुए उसने खाने की ट्रे को अपनी तरफ खींचा और उसमें देखते हुए बोला, तो बताओ क्या खाना पसंद करोगी? सबसे पहले मीठे में मूंग दाल का हलवा है और गुलाब जामुन भी है, लेकिन इनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीठा मैं तुम्हें खिला दूंगा। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया और सृष्टि की जैसे धड़कन थम गई। प्रलय एक बार फिर से बोला, लेकिन मीठा बाद में, कहीं ऐसा ना हो मीठा खाने के बाद मीठे से ही तुम्हारा पेट भर जाए और तुम कुछ और खाओ ही ना। ये बोलते हुए उसकी नज़र सृष्टि पर तिरछी हो गई और सृष्टि के चेहरे पर जो वो मंद मंद मुस्कुराहट बिखर रही थी वो थोड़ी कम होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन सृष्टि अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस रोक नहीं पा रही थी। वो प्रलय की प्यार भरी बातों से एकदम से उसके चेहरे पर आ जाते, और जब प्रलय थोड़ा नॉर्मल होता तो वो एक्सप्रेशन चले भी जाते। प्रलय ने दाल चावल मिक्स किया और फिर चम्मच से निवाला बनाने लगा, लेकिन फिर वो खुद ही बोला, यार ऐसे चम्मच से खाने में मज़ा नहीं आता, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। जैसे ही उसने कहा, सृष्टि ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। उसे खुद को हाथों से ही दाल चावल खाना पसंद था, लेकिन प्रलय उसे हाथों से खिलाएगा ये उसकी इमेजिनेशन से बाहर था। वो तुरंत बोले, मैं खुद से खा लूँगी। प्रलय उसे इंटेंस भरी नज़रों से देखते हुए बोला, और अगर मेरे हाथों से तुमने नहीं खाया न जाना तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। सृष्टि की बोलती एक बार फिर से बंद हो गई। प्रलय ने उसे अपने हाथों से दाल चावल खिलाना शुरू किया। सृष्टि शर्म से डूबे जा रही थी। वो ना प्रलय को रोक पा रही थी और ना ही खुद को। प्रलय अपने हाथ से दाल चावल का निवाला बनाकर सृष्टि के होठों की तरफ बढ़ाता, और फिर जब सृष्टि उन दाल चावल को खा लेती तो वो अपने हाथ को वापस अपने होठों तक लेकर आता और उस पर जो भी लगा होता उसे हल्का सा लिक कर लेता। सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बिजली की तार पर बैठी हो जिससे उसके दिल में झटके से लग रहे हो। पहले प्रलय ने उसे थोड़ा सा दाल चावल खिलाया और फिर उसे एक रोटी भी खिलाई। हालांकि वो तो 2 रोटी सृष्टि को खिलाना चाहता था, लेकिन सृष्टि का पेट भर चुका था। जो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया हो। वो प्रलय की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली,
बस मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और भूख नहीं लगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, आइंदा कसम है तुम्हें मेरी, जो तुम यूं भूखी पेट रही। तुम्हें एक बात बताता हूँ जाना, इस दुनिया में ना तुमसे तुम्हारा निवाला छीनने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से खिलाने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जब तक तुम्हें वो इंसान ना मिले जो तुम्हें अपने हाथों से खिलाए, तुम बिना खाना के रहो। इसलिए आज से कसम है तुम्हें मेरी कि तुम एक भी वक्त अपना खाना मिस नहीं करोगी। प्रलय की बातें सुनते ही सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। आज तक कभी किसी ने उससे कहा भी नहीं था कि उसे भी खाना खाना चाहिए, किसी ने उसकी भूख को महसूस भी नहीं किया था। वो एक ऐसा पल था जहाँ सृष्टि खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक उसने प्रलय के सीने पर अपना सिर रख दिया और एकदम से रो पड़ी। प्रलय का दिल कांप उठा। उसने सृष्टि की पीठ पर अपना हाथ रखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सृष्टि रोती जा रही थी और उसके आंसू प्रलय के सीने को भिगोए जा रहे थे। लेकिन बेशक से वो आंसू पानी के थे, पर वो प्रलय के दिल में आग लगाने का काम कर रहे थे, जिस आग में अब बहुत कुछ जलने वाला था। प्रलय ने सृष्टि को रोने दिया, हालांकि उसके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था वो, लेकिन ये वो आंसू थे जो शायद निकलना ज़रूरी थे। कुछ देर बाद वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अगर अब रोना खत्म हो गया हो तो कुछ काम कर लोगी या फिर सारा दिन मेरी गोद में ही बैठी रहोगी। सृष्टि ने तुरंत चेहरा उठाकर प्रलय की तरफ देखा। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे काम करने देंगे तो ना मैं काम करूँगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ जो हल्की हल्की कांप रही थी, उस आवाज़ को सुनकर प्रलय का दिल कर रहा था उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा ले, लेकिन उसे सीने से लगाने की बजाय प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें काम नहीं करने देता हूँ क्या? जाओ, अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही नहीं। अब तुम्हें जितना काम करना है करो। ये बोलकर उसने सृष्टि को कमर से पकड़कर ऊपर की तरफ किया और फिर खुद उसकी चेयर से उठकर उसे वापस चेयर पर बैठा दिया। उसने सृष्टि को इस वक्त इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो कोई बार्बी डॉल हो। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रलय उसके चेहरे पर हल्का सा झुकते हुए बोला, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं। सॉस कितनी अच्छी थी, तुम्हारे होठों से लगी रह गई, लेकिन चावल तो बिल्कुल निकम्मे निकले। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और सृष्टि के रोंगटे अपने आप ही खड़े हो गए। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। बड़ी ही अदा से उसने अपना चेहरा झुकाए हुए ही अपनी नज़रें हल्की सी ऊपर की तरफ उठाकर प्रलय के चेहरे को देखा तो प्रलय के दिल का एकदम से कत्ल ही हो गया। वो वापस सृष्टि के चेहरे पर झुका और बोला, इन अदाओं को थोड़ा संभाल कर रखो जाना, बड़ी अदा से इन अदाओं को चूर करने वाला हूँ मैं। ये बोलकर उसने प्लेट पर रखा हुआ एक चावल का दाना अपनी आखिरी उंगली पर उठाया और फिर सृष्टि के होठों पर टिका दिया। सृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय खुद ही झुका और उस चावल के दानों को अपने होठों में लेकर उसे यूं खाते हुए निकला जैसे वो चावल का दाना नहीं कोई चिंगम हो। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रलय वहां से जा चुका था और पीछे सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गया था, वो मुस्कुराहट जो अब उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय सृष्टि के केबिन से बाहर आया और सीधा अपने केबिन में चला गया। वो जब सृष्टि के केबिन से बाहर निकला उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन जब तक वो अपने केबिन में आया तब तक तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। केबिन में आते ही उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और अपने आदमी को फ़ोन किया। जैसे ही उसके आदमी ने उसका कॉल रिसीव किया, प्रलय बोला, कुछ ऐसा करो कि वर्मा हाउस में रहने वाले राघव वर्मा और संतोष वर्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। उसका आदमी भी प्रलय की बात सुनकर हैरान था, लेकिन प्रलय और सृष्टि के बारे में वो जानता था, तो उसने तुरंत कहा, ओके बॉस, जैसा आप कहें। प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बेहद कर्कश भरी आवाज़ में बोला, बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें किसी को तड़पाने में। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, मेरी यूनिवर्स को कुछ भी नहीं मांगती होगी वो तुम लोगों से, और तुम लोग इतने मक्कार हो कि उसे एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं देते। तो अब तुम्हें पता लगेगा कि भूख होती क्या चीज़ है। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन से प्रलय सृष्टि के केबिन से चला गया था, लेकिन सृष्टि के होठों पर मुस्कुराहट छोड़ गया था। पर अचानक ही जब उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसके होठों की वो मुस्कुराहट गायब हो गई।
वो अभी तक जिन पलों को महसूस कर रही थी वो एक ख्वाब था, और वो ख्वाब तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। वो खुद से ही बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो मिस्टर राणा को रोकना चाहिए। वो ये सब जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं उनका साथ देने लगी हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उन्हें अपने इतना करीब कैसे आने दे सकती हूँ। नहीं, ये सच में बहुत गलत है, मैं मानव के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में गिल्टी एक्सप्रेशन थे, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आई जो उसका दिल ही उसे दे रहा था। वो प्रलय के बारे में सोचते हुए बोली, लेकिन मिस्टर राणा कितने अच्छे हैं, उन्हें सच में मेरी कितनी फिक्र है। उनकी वो बातें और मेरा इस तरह से केयर करना कितना अलग है, मानव ने कभी ऐसा नहीं किया। अभी वो बोल ही रही थी कि फिर अचानक उसने अपना सिर झटका और बोली, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मिस्टर राणा फ़ोन पर भी किसी से ऐसे ही बात कर रहे थे, उसकी भी केयर कर रहे थे और कितने प्यार से बात कर रहे थे। अगर ये सब एक धोखा हुआ तो नहीं, मुझे उनके बारे में अब कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस काम करना है, मुझे इन सब फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। ये बोलते हुए वो वापस लैपटॉप की तरफ देखने लगी थी। वो काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे काम हो ही नहीं रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। शायद उसे बहुत नींद आई थी। आज कितने दिनों बाद उसने सुकून से पेट भर के खाना खाया था। ये शायद उसी का कमाल था कि भूख पूरी होने के बाद अब नींद भी पूरी होना चाहती थी। कब वो लैपटॉप की तरफ देखते देखते टेबल पर ही सिर रखकर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। जहाँ एक तरफ सृष्टि सुकून से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बर्मा हाउस में इस वक्त प्रलय आया हुआ था। प्रलय राणा नहीं, बल्कि वो प्रलय जिसने संतोष जी, राघव जी और विनी के होश उड़ा दिए थे। तीनों घर के हाल में खड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका चिल्लाना सुनने वाला कोई भी नहीं था। 3 आदमी उनके घर में अभी अभी घुसे थे और उन्हें घूरते हुए देख रहे थे। संतोष जी सोफे पर बैठी थी, वो अपनी जगह से उठी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम सब लोग, और बिना मेरे इजाज़त के ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए, चलो निकलो यहाँ से। तीनों आदमियों में से एक आदमी आगे आया, उसका नाम जोरा था। जोरा संतोष जी को देखते हुए बोला, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे तो फिर तुम इस घर से बाहर कैसे जाओगे। राघव जी, जो गुस्से से जोरा और उसके आदमियों की तरफ देख रहे थे, वो गुस्से से गरजते हुए बोले, क्या बोले जा रहे हो तुम, मतलब क्या है तुम लोगों का। विनी मुंह बनाते हुए बोली, इनका मतलब क्या होगा पापा, लगता है ये वो बदमाश किस्म के इंसान है जो किसी के घर में भी घुसकर अपनी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, आप जल्दी से पुलिस को फ़ोन कीजिए। विनी की बात सुनकर जोरा हंसा और बोला, बात तो ये भी सही है, लेकिन जब तक पुलिस आएगी तब तक तो ये पूरा घर खाली हो चुका होगा। संतोष जी उनकी बातों का मतलब समझती उससे पहले ही एक आदमी संतोष जी की तरफ बढ़ा और दूसरा राघव, और पीछे से एक आदमी और आया जो विनी की तरफ बढ़ गया। वो तीनों कुछ रिएक्ट भी करते उससे पहले ही उन्हें बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगा। संतोष जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो चीखते चिल्लाते हुए पड़ोस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बर्मा हाउस के पड़ोसी भी बर्मा हाउस के सदस्य जैसे ही थे, एकदम निकम्मे। सब लोग दरवाजे पर खड़े संतोष जी, राघव जी और विन्नी को घसीटते हुए गाड़ियों में भरे जाने का दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन ना ही किसी के दिल में कोई रहम आ रहा था और ना ही किसी ने इतना कष्ट उठाया कि जाकर उनकी हेल्प करे। उन तीनों को किसी सामान की तरह गाड़ी में डाला गया और गाड़ी वहां से निकल गई। सारा तमाशा खत्म होने के बाद पड़ोसी भी अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे, लेकिन इन सब से अनजान सृष्टि अभी भी अपने डेस्क पर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। अपने केबिन में बैठे काम कर रहे प्रलय ने जब अपना काम खत्म कर सृष्टि को देखने के लिए लैपटॉप पर उसके केबिन की फुटेज चलाई, तो उसे सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अपनी जगह से उठा और सृष्टि के केबिन में आया। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे। प्रलय आकर सृष्टि के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ। वो उसे उठाने को हुआ, लेकिन फिर उसका हाथ रुक गया। ये सोच कर कि ना जाने कितने वक्त बाद सृष्टि यूँ सुकून से सोई होगी। उसने सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। सृष्टि इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो बस हल्का सा कसमसाई और प्रलय की गोद में ही सिमट गई।
वहीं दूसरी तरफ एक खाली खंडहर, जहाँ पर कुछ देर पहले तक सन्नाटा था, लेकिन अब वहाँ पर 3 लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। उन तीनों को वहाँ पर चेयर पर बिठाया गया था, लेकिन उनकी खातिरदारी करने के लिए एक नहीं बल्कि उन तीनों के हाथों पैरों को अच्छे से बांधा हुआ था। संतोष जी चिल्लाते हुए बोले, आखिर तुम लोग हो कौन? क्यों लाए हो तुम यहाँ पर? हमें चाहते क्या हो? जोरा उनके सामने आकर चेयर पर बैठा और बोला, तुम लोगों के पास ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए होगा? राघव जी गुस्से में भड़कते हुए बोले, तो कम से कम हमें ये तो बताओ कि हमें यहाँ पर लाए क्यों हो? हमारी तुमसे दुश्मनी क्या है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमें यहाँ यूँ बात कर बिठा रखा है? हम तो सीधे साधे लोग हैं, भला हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? उसके मुंह से सीधे साधे लोग सुनकर जोरा की आंखें थोड़ी तिरछी हो गई। वो प्रलय और सृष्टि के बारे में जानता था, और ये भी कि सृष्टि को उन लोगों ने कितना दुखी किया हुआ है। वो अपनी जगह से उठा और बोला, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम लोग बहुत सीधे साधे हो। इतना सीधा साधा भी किसी को नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों को टेढ़ा करने की जिम्मेदारी अब इस जोरा की है। ये बोलकर उसने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया, तो वो आदमी तुरंत वहाँ पर आया और राघव जी के हाथों पैरों की रस्सी हटाने लगा। संतोष जी और विनी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उन्हें लगा शायद अब उन्हें भी खोला जाएगा, लेकिन अगले ही पल जब राघव जी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और राघव जी सीधा ज़मीन पर जाकर गिरे, तो वो दोनों अपनी चेयर से कुछ इस तरह से चिपक गए कि अगर कोई उनकी रस्सी खोले भी तो ना खुल पाए। राघव जी दर्द से कराह उठे। एक ही थप्पड़ से उनके पूरे चेहरे का हुलिया बदल चुका था। जोरा ने एक बार फिर से अपने आदमी की तरफ इशारा किया, तो उसके आदमी ने राघव जी को गिरेबान से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया। राघव जी दर्द से कराहने लगे। उन्हें यूं दर्द से कराते देख जोरा गुस्से से बोला, अबे वो बुढ़े, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और तूने कानों में दर्द कर दिया। अब चिल्लाना बंद कर, वरना जितना चिल्लाएगा उतना ज़्यादा पिटेगा। जोरा की धमकी सुनकर राघव जी गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम बेशक से जो भी हो, एक बार हमें यहाँ से निकलने दो, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, शहर के इज्जतदार लोगों में से आते हैं हम। उसकी बात सुनकर अब जोरा खुद राघव जी की तरफ बढ़ गया। जोरा उनके ऊपर झुका और बोला, अच्छा, कितने इज्जतदार आदमी, कितने रुपए में बिक जाएगी तुम्हारी ये इज्जत, बताना। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम लोगों को सिर्फ सिक्कों की लैंग्वेज आती है। पैसा पसंद है ना? पैसा है तो ईमान भी बेच देते हो और दरिंदगी की हर हद पार करते हो पैसे के लिए। तो आज तुम लोगों के साथ वही होने वाला है। संतोष जी चिल्लाते हुए बोली, लेकिन क्यों? हमने किसका क्या गलत किया है? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। आखिर तुम हो कौन और क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ हम लोगों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो यहाँ से। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जोरा उनकी तरफ देखकर बड़ी ही सर्द आवाज़ में बोला, अगर तुम लोगों ने गलत किया नहीं होता ना, तो आज तुम लोगों के साथ गलत होता भी नहीं। मेरा बॉस यूं ही किसी को हाथ नहीं लगाता, लेकिन जब कोई उसे हाथ लगाने पर मजबूर करे तो जब तक वो हाथ तोड़ ना दे तब तक वो चैन से नहीं बैठता। और मेरे होते मेरे बॉस को कोई परेशान करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए अब जोरा ने एक बार फिर से अपने आदमी की तरफ देखा, तो वो आदमी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर आगे की तरफ आया और पहले संतोष जी को चेयर से आज़ाद किया और फिर साथ ही साथ बिन्नी को। दोनों को पीछे की तरफ ले जाकर एकदम सीधा खड़ा कर दिया गया। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों की चीखें निकल गई जब अचानक से ही उनके हाथ रस्सियों से उलझ गए और वो ऊपर की तरफ खींची चली गई। दोनों के हाथ बंधे हुए थे और दोनों रस्सियों से लटक रही थी। तुरंत ही उन दोनों के नीचे गर्म पानी से खौलते हुए 2 बड़े बड़े लोहे के टब रख दिए गए। अगर वो दोनों नीचे की तरफ गिरती तो जल उठती। रस्सियों की वजह से उन दोनों के हाथों पर लाल निशान होने लगे थे और देखते ही देखते वो निशान गहरे और उनमें से खून रिसने लगा था। वो दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ना ही जोरा को कोई फर्क पड़ा और ना ही जोरा के किसी आदमी को। उन्होंने राघव जी को भी नीचे जमीन से उठाया और उसी तरह रस्सी से लटका दिया। अब तीनों एक साथ किसी फंदे की तरह लटके हुए थे और तीनों की नजरें नीचे उसे आग की तरह जल रहे पानी की तरफ थे, जिनमें वो अगर गलती से भी डूब जाते तो जिंदा नहीं बचते।
उस खंडहर में उनकी चीखें गूंज रही थी और जोरा अपने आदमियों के साथ बाहर की तरफ आ गया था। अंदर तीनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर वर्मा हाउस ले आया था। उसने सृष्टि को आराम से बेड पर लिटाया और फिर उसके ऊपर से हटकर खुद उसकी बगल में ही लेट गया। सृष्टि अभी तक गहरी नींद में थी, लेकिन अब अचानक से उसने करवट ली और धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने सामने प्रलय को देखकर उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठी तो खुद को अपने ही रूम में देखकर वो हैरान रह गई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं यहाँ पर, मैं घर का भाई, मैं तो ऑफिस में काम कर रही थी। और ये बोलते हुए उसने जब वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो वहाँ पर 8 बजा हुआ देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। 8 बज गए और आप यहाँ पर? ये बोलते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ जो खुला था। बस उसे हार्ट अटैक नहीं आया वरना कोई कमी नहीं रह गई थी। और उसे यूं देखकर प्रलय के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वो तुरंत हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसने सृष्टि की गोद में अपना सिर रख लिया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, इतना परेशान क्यों हो रही हो? 8 बजे हैं, खाना मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। अभी फ़िलहाल मुझे यूं ही तुम्हारी गोद में सिर रखकर थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई, लेकिन मैं काम कर करके थक चुका हूँ। चलो चुपचाप मेरी हेड मसाज करो। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी उंगलियों से अपने बालों को सहलाने लगा। सृष्टि जो एकटक उसकी तरफ देख रही थी, उसने तुरंत उसके सिर को अपनी गोद से झटका और धीरे से बोली, पागल हो गए हैं क्या आप जानते भी हैं अगर किसी ने आपको देख लिया तो क्या हो जाएगा? मर जाऊंगी मैं, जान ले लेंगे मेरी वो लोग। आप जाइए यहाँ से। वो बोलते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत बेड से उठ चुकी थी। प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। सृष्टि जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद करने लगी ताकि जब तक प्रलय यहाँ से नहीं जाता तब तक कोई वहाँ पर आ ना जाए। लेकिन जैसे ही वो सिटकिनी लगाकर वापस अंदर की तरफ घूमी, किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और वो पीछे दरवाजे से लग गई और उसकी दर्द से हल्की सी आह निकल गई। प्रलय उसे अपनी सर्द नज़रों से देखते हुए उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुक गया। सृष्टि का चेहरा एकदम लाल हो गया और सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सृष्टि एकदम इंटेंस वॉइस में बोली, प्लीज़ जाइए यहाँ से, कोई आ जाएगा। प्रलय भी उसे देखते हुए बेहद गहरी आवाज़ में बोला, जहाँ प्रलय हो वहाँ उसकी इजाज़त के बिना कोई नहीं आ सकता। सृष्टि हल्का सा सिसकते हुए बोली, चाहते क्या हैं आप? प्रलय एकदम से सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें प्यार करना। प्रलय का जवाब सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वो आगे कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के गालों को चूम लिया तो सृष्टि एकदम से कांप उठी। उसके हाथ प्रलय के कंधे पर कस गए थे। वहाँ उसके नाखूनों की चुभन अपने कंधे पर महसूस कर प्रलय के चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल आ गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर सृष्टि की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? अभी तो कुछ किया ही नहीं और तुम पहले से ही पागल होने लगी। मुझे पागलों की तरह अपने नाखूनों से खरोच दे रही हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने घूरते हुए देखा और बोली, पागल आप हैं, मैं नहीं। पागलों वाली हरकत आपकी है, मेरी नहीं। आपको पता है आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मेरे घर पर। मेरे घर पर मैं अकेले नहीं रहती हूँ, ये मेरा ससुराल है। मैं शादीशुदा हूँ और आप इतने बड़े निकम्मे हैं कि एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़े हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आपको बिजनेसमैन किसने बना दिया। पक्का जिसने भी बनाया वो एक नंबर का डफर इंसान होगा। उसकी बात सुनकर प्रलय बोला, तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये जब तुम अपना लाल सा चेहरा और लाल कर देती हो ना तो मुझे एकदम स्ट्रॉबेरी लगती हो और मेरा मन करता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी समझकर खा जाऊं। खा जाऊं क्या? जैसे ही उसने कहा सृष्टि की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा तिरछी हो गई। उसने प्रलय को धक्का दिया और बोली, जाइए आप यहाँ से। देखिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैंने तो खाना खाया था और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नींद आ गई।
1 मिनट बोलते हुए वो अचानक से रुकी और फिर प्रलय की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, कहीं आपने मेरे खाने में नींद की दवा तो नहीं मिलाई थी? आज तक मुझे कभी ऐसी नींद नहीं आई। मुझे तो रात को भी नींद नहीं आती। दिन में नींद आएगी क्या, पर पता नहीं आज मैं कैसे सो गई। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं है बात कि तुम्हें नींद क्यों आई? सृष्टि ने अपना चेहरा नामे हिलाया। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आज मेरी जाना तुमने मेरे हाथों से खाना खाया, जिससे ना सिर्फ तुम्हारा पेट भरा बल्कि तुम्हारा दिल भी भर गया। और उसके बाद अभी नाखों ने भी कहाँ पीछे रहना था, ये भी अपनी नींद पूरी करने के लिए उतावली होने लगी। और फिर तुम गहरी नींद में सो गई। तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर मैं यहाँ तुम्हारे घर लेकर आया, क्योंकि जानता हूँ अगर कहीं और ले गया तो बाद में तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा। हालांकि तुम्हारे गुस्से से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बात यह है कि तुम्हें मैं गुस्सा दिलाना ही नहीं चाहता। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे, दुखी होए, परेशान हो या मुस्कुराए। प्रलय उसे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ पर लेकर आया, ये सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्रलय उसके एक्सप्रेशंस देखकर तुरंत बोला, फिक्र मत करो, किसी ने देखा नहीं है हमें। तुम तो जानती हो मेरा आना और जाना तो तुम्हें तक भनक नहीं देता, तो किसी और को तो पता ही कैसे चलेगा। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, और आपको ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? किसी के घर में ऐसे ही चोरी छिपे चले जाना और फिर वापस निकल जाना, आपको पता है ये काम कौन करता है? प्रलय तुरंत बोला, चोर। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, एग्जैक्टली चोर, और आप चोर हैं। प्रलय ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, चोर नहीं, दिल चोर, और तुम्हारा दिल चोरी किया है मैंने। सृष्टि व्यंग से बोली, बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा दिल सिर्फ मानव का है। आप बेशक से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको अपना दिल मैं कभी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ मानव। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय गुस्से से उसे देखने लगा और उसका गुस्सा देखकर सृष्टि के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसने अपना चेहरा झुका लिया। प्रलय उसे एकटक देखते हुए बोला, मन तो कर रहा है तुम्हारे इस छोटे से मुंह को अपने हाथ में कुछ इस तरह पकड़ूं और इसे अच्छे से दबा दूं, या फिर तुम्हारे इन होठों से जहां से तुमने मानव का नाम लिया है उनका कचूमर निकाल दूं। लेकिन फिलहाल मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे वो सॉस और पराठी एक बार फिर से खानी है। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सृष्टि की आंखें हैरत से फैल गई। वो इस वक्त दरवाज़ा खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो जल्दी से प्रलय का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ लेकर आई और बोली, जिस रास्ते से आप मुझे अंदर लेकर आए हैं ना, उसी रास्ते से बाहर निकल जाइए, वरना ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। प्रलय ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और फिर खुद उसकी कलाई पकड़ ली। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं तुम्हें उसी रास्ते लेकर जाऊंगा जहां पर से मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया था। ये बोलते हुए प्रलय उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा तो सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय को रोकने के लिए सृष्टि ने अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहा, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं और वो उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आते वक्त सृष्टि डर से कांप रही थी, लेकिन प्रलय ने जिस मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, लेकिन जब उसे काफ़ी देर तक ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई हलचल महसूस हुई तो उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली। सामने खाली हाल देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। घर में ऐसी शांति थी कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं हो। वो हैरानी से इधर उधर देखकर वापस प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, सब कहाँ गए? माँ जी, पापा जी और विनी, वो सब कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रलय सीधा आकर सोफे पर आराम से बैठा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ये बात बताओ, वो जानवर कहाँ गया जो तुम्हें परेशान करता था? सृष्टि को अब उसकी बात का मतलब समझ आया। वो तुरंत बोली, प्लीज़ आप मानव के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। प्रलय डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। प्यार से पेश आ रहा हूँ तो मुझे नाराज़ करने वाली हरकतें मत किया करो। अब बताओ मुझे वो कहाँ गया? सृष्टि थोड़ा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, वो देहरादून गए हैं।
प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तो बस यही सोच लो कि एक रात के लिए उस जानवर का बाकी परिवार भी देहरादून ही गया है। अब तुम मुझे जल्दी से पराठे और सॉस खिलाओ ताकि उसके बाद मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ। सृष्टि डरते हुए बोली, क्या क्या करना चाहते हैं आप? प्रलय अपनी जगह से उठा और वापस सृष्टि के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि एकदम से हैरान रह गई। उसके हाथ प्रलय के कंधे पर आ गए थे और आंखें प्रलय के चेहरे पर टिक गई थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक तलवार पर टिकी हो। प्रलय उसे लेकर किचन में आया और उसे काउंटर पर बिठाकर बोला, अगर तुम्हें मुझे वो पराठे और सॉस बनाकर नहीं देनी है तो तुम मुझे बता दो वो कैसे बनेगा, मैं खुद बना लूँगा। सृष्टि तुरंत काउंटर से उठी और बोली, एक तो आप जिस तरह से मेरे पीछे पड़े हैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। आपको दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली परेशान करने के लिए जो आप मुझे ही परेशान करने पर तुले हैं। प्रलय थोड़े एटीट्यूड से बोला, ओ हेलो, जैसा मैं हूँ ना ऐसा लड़का तो 16 सोमवार के व्रत करने से भी ना मिले। तुम बात करती हो पीछे करने की, अब जल्दी से काम करो, काम चोर कहीं की। सृष्टि ने मुंह बनाया और फ्रस्ट्रेट होते हुए पराठी बनाने लगी, लेकिन भले ही उसने अपना चेहरा कैसे भी बनाया था, लेकिन वो पराठी वो पूरे प्यार से बना रही थी, जैसे घी की जगह उस पराठी में अपना पूरा प्यार ही समेट देगी। पराठी बनाने के बाद उसने उस पर सॉस लगाया और रोल बनाकर उस प्लेट में रखा और फिर प्रलय की तरफ बढ़ाया। प्रलय ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, मैंने तुम्हें ऐसे खाना खिलाया था? सृष्टि ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। प्रलय उसे थोड़ी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, पहले तो मुझे तुम्हारी हरकतें सुधारनी होगी। मुझे मेरी बीबी चाहिए, मुझे पैम्पर करने वाली, और तुम हो कि जल्दी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हो। बट सॉरी यूनिवर्स, तुम्हारा ये प्रलय है ना, इसे पेम्परिंग बहुत पसंद है, इसलिए इसे तुम अपने हाथों से ही खाना खिलाओगे। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा ट्रेंड कर दूंगा और एक परफेक्ट बीबी बना दूंगा। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि बस उसकी तरफ देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी आखिर प्रलय है क्या। जो एकदम से गुस्सा हो जाता है वो प्रलय, या जो इधर उधर की बातें कर सृष्टि का दिमाग एकदम से कंफ्यूज कर देता है वो प्रलय, या वो जो प्यार भरी बातें करता है जो सृष्टि को किसी अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। प्रलय ने सृष्टि के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसने वो पूरा रोल फिनिश कर दिया था। उस रोल को फिनिश करने के बाद प्रलय सृष्टि को इशारे से अपने चेहरे की तरफ देखने के लिए बोलने लगा। सृष्टि हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। प्रलय ने मुंह बनाया तो सृष्टि ने भी इशारे से पूछा, क्या हुआ? प्रलय ने अपने होठों पर लगी हल्की सी सॉस को साफ किया और बोला, क्या यार, कितनी अनरोमांटिक हो तुम, पता नहीं तुम्हें क्या क्या सिखाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली को सृष्टि के होठों पर कुछ इस तरह से रखा कि सॉस उसके होठों के अंदर ही चली गई और सृष्टि एकदम सुन्न रह गई। प्रलय और प्रलय की हरकतें सच में बहुत अलग थी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सृष्टि ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो भले ही कुछ भी कह देती, लेकिन अब प्रलय रुकने वाला नहीं था। उसने सृष्टि को काउंटर पर बिठाया और फिर अपने हाथों से पराठे बनाकर उस सॉस के साथ ही खिला दी। क्योंकि उसने उस पराठी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया था, इसलिए वो इतनी सफिशिएंट थी कि खाने में टेस्टी लगे और पेट भी भर जाए। सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देख रही थी। आज तक कभी उसे इस घर में पानी का एक गिलास भी नहीं दिया था और प्रलय उसके लिए खाना बना रहा था। खिलाने के बाद प्रलय अभी भी उसके होठों की तरफ देख रहा था कि सृष्टि ने तुरंत अपने होठों को अपनी जीभ से अलग किया और जितनी भी एक्स्ट्रा सॉस उसके होठों पर लगी हुई थी वो तुरंत खुद से ही हटा ली। प्रलय उसे घूरते हुए बोला, कितनी चालाक लोमड़ी हो तुम। सृष्टि गुस्से से बोली, आपने मुझे लोमड़ी कहा? प्रलय तुनक कर बोला, हरकतें तो तुमने लोमड़ी वाली ही की है, पर यूनिवर्स तुम जितनी मर्जी चालाक क्यों ना बन जाओ, इस शिकारी के शिकार से नहीं बच सकती। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सॉस का पाउच खोला और उसे हल्का सा सृष्टि के होठों से रगड़ दिया तो वो सांस उसके होठों पर लग गई। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रलय बड़े मज़े से अब अपनी जीभ से अपने होठ साफ कर रहा था।
उसे यूं देखकर सृष्टि को हल्की सी शर्म आने लगी। वो वापस काउंटर से उतरी और तुरंत अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आकर अब वो चुपचाप बेड पर लेट गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रलय उसे सुलाए बिना नहीं जाएगा। इसलिए बेड पर आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रलय उसकी हरकत देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूँ कि आज रात मैं यहीं पर सोऊंगा तो? उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत से फैल गई और वो तुरंत बेड पर से उठ गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर प्रलय को देख रही थी और प्रलय ने उसके सामने खड़े होते हुए ही अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी थी। उसकी वो ब्रॉड चेस्ट को देखते हुए सृष्टि बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी और प्रलय सीधा बेड पर उसके पास आ गया। सृष्टि गुस्से से कांपने लगी थी प्रलय को ऐसे देखकर। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग।